सिलेबस कट हो सकता है, एग्जामिनेशन होगी, ये कंफर्मेशन सब दिया, लेकिन कब होगा वो सब प्लानिंग के बाद वो लोग बताएंगे। अभी तरह स्कैटरिंग की बात करेंगे तो स्कैटरिंग का मतलब तो क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर के अंदर सनलाइट एंटर होती है तो जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एमिट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो वो डायमेंशन मतलब वो रेशियो कंप्लीट करना है। कौन सी? कि सबसे पहले तो डायमेंशन ऑफ पार्टिकल अपन वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। सपोज इस रेशियो में स्मॉल ए लिख रहा हूं, डायमेंशन ऑफ पार्टिकल अपॉन वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। इस रेशियो क्या लिख रहे हैं? ए। ओके, अब ए की वैल्यू जो रेशियो बताया वो उसने लिख के दिया यहां। ओके, ए की वैल्यूएशन, ये जो रेशियो है ए की वैल्यूएशन उन्होंने लेस देन लेमडा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, दो चीज बताए उन्होंने। सबसे पहले तो ए इज लेस देन लेमडा, ए इज इक्वल टू लेमडा बाद में, ए इज ग्रेटर देन लेमडा एंड ए इज इक्वल टू लेमडा। ऐसे थ्री डिफरेंट स्कैटरिंग होते हैं। सबसे पहले ये जो बताया तो रिले वाली स्कैटरिंग जो मैंने ख्याल से 10th में भी पढ़ाई थी, उसने लिखा है कि रिले वाली जो स्कैटरिंग है वो स्कैटरिंग की इंटेंसिटी 1/λ/4 पे डिपेंड करती है। 1/λ/4, ये स्टेटमेंट याद रखना है कि रिले की स्कैटरिंग की इंटेंसिटी क्या होती है, तो 1/λ/4। ओके, 1/λ/4 का मतलब क्या हुआ कि जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्कैटरिंग कम होगी। ओके, और सिंपल चीज है, सनलाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो स्मॉलर जो पार्टिकल है वो सबसे पहले इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद चारों ओर इन ऑल डायरेक्शन जो एमिशन होता है उसको स्कैटरिंग बताया जाएगा। इसको क्या बताया जाएगा? स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, और बाद में चारों ओर क्या होना चाहिए? इसकी एमिशन। ओके, इसको क्या बताएंगे? स्कैटरिंग। अब उसके लिए उन्होंने बताया डायमेंशन ऑफ पार्टिकल अपॉन वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, दिस रेशियो इज ए एंड ए इज लेस देन लैम्डा, तब रेले स्कैटरिंग होगी। रेले स्कैटरिंग की इंटेंसिटी होती है 1/λ/4। अब वो बताओ कि रेड, वायलेट और रेड की वेवलेंथ क्या होती है? वायलेट कलर और रेड कलर की वेवलेंथ क्या होगी? वायलेट और रेड वेवलेंथ, ये तो नीट में पूछा था लास्ट ईयर। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, क्या आंसर होगा? वायलेट के लिए हम लिखेंगे 4000 एंगस्ट्रॉम, ये 7000 या 7500 एंगस्ट्रॉम तक लिख सकते हैं। इसका मतलब वायलेट की वेवलेंथ कम है, उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब उसकी स्कैटरिंग नहीं भी होगी या कम होगी। ओके, तो जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू जो कलर्स है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, उसकी वेवलेंथ कम है। कम वेवलेंथ से इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। स्कैटरिंग की इंटेंसिटी ज्यादा होगी मतलब वो पार्टिकल वो कलर्स को एब्जॉर्ब करेंगे, वेवलेंथ को या फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे और चारों ओर एमिट करेंगे। इसका मतलब जब आप ऊपर की ओर देखेंगे तो स्काई ब्लू कलर का दिखता है, ऐसे कोई लेयर नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर पार्टिकल जो है उसके डायमेंशन वेवलेंथ से बहुत कम है और इससे रेले स्कैटरिंग होती है और रेले स्कैटरिंग की इंटेंसिटी 1/λ/4। इसका मतलब कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू जो है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद वो इसकी एमिशन करेंगे, तो इसका मतलब स्काई आपको ब्लू कलर का दिखेगा। स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखेगा। क्लियर? तो इस तरह की कंडीशन उन लोगों ने दी। पहला क्वेश्चन तो ये होता है। सेकंड की सनसेट और सनराइज के बाद सन की कलरेशन जो होती है ऑरेंज रेडिश की तरह दिखता है। ओके, वो ऑरेंज रेडिश इसलिए दिखता है तो उन्होंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया है, टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि अर्थ जो है अराउंड मतलब एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है, अब सपोज सनराइज के वक्त यहाँ है तो इतना ज्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगा, सनसेट के वक्त इधर होगा तो ये डिस्टेंस वो कवर करेगा, और
आफ्टरनून के वक्त उसको सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो सनराइज सनसेट के वक्त वो ज्यादा डिस्टेंस एटमॉस्फेयर में कवर करता है, और एटमॉस्फेयर जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ज्यादा कलर्स की फ्रीक्वेंसी को पार्टिकल एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट क्या रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा येलो और रेड, येलो रेड वाली पोर्शन बाकी रह जाती है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन के हिसाब से सनसेट सनराइज के वक्त जो सन है वो रेडिश येलो की तरह दिखेगा, ऑरेंज रेडिश तरह दिखता है वो भी चलेगा, तो ये मिलता है। लेकिन आफ्टरनून के वक्त हम चेक करेंगे तो वो गोल्डन कलर की तरह शाइनिंग बहुत ज्यादा होती है, गोल्डन कलर की तरह हमको येलो बहुत ज्यादा दिखता है, इसलिए कि उसमें बहुत कम डिस्टेंस को एटमॉस्फेयर में कवर करना है। इसका मतलब मेजोरिटी जो लाइट है वो अर्थ तक आएगी। ऐसे सन तो व्हाइट लाइट, सन की लाइट व्हाइट लाइट है, ओके। तो व्हाइट लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होने से वो गोल्डन येलो की तरह दिखता है इन आफ्टरनून, ओके। तो ये भी एक ड्यू टू स्कैटरिंग, ये भी जो होता है ड्यू टू स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग से क्लियर होगा, बराबर। तो ये भी एक उन लोगों ने जो रूल, मतलब यहाँ क्वेश्चन दिया है इसमें लिख के दिया है, सनसेट सनराइज के बाद वो ऑरेंज रेड की तरह क्यों दिखता है, तो यही कंडीशन है। एक चीज और भी है कि सपोज आप जब चेक करेंगे तो जब स्काई ब्लू दिखता है तो बीच में कहीं कहीं आपको व्हाइट कलर के भी दिखेंगे। तो उतना कलर व्हाइट क्यों, व्हाइट इसलिए हो जाता है कि यहाँ E इज ग्रेटर देन लैम्डा, मतलब वहां जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के लिए ए, मतलब ये रेशियो इज ग्रेटर देन लैम्डा, लैम्डा से वो ज्यादा होता है। जब वो लैम्डा से ज्यादा होगा मतलब वो पार्टिकल, मतलब वाटर पार्टिकल या डस्ट जो भी रहता है उसके लिए बनता है, ओके। तब क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो सिर्फ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऐसा बताया जाता है, डिफ्यूज स्कैटरिंग भी बताया जाता है। लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, उसके बाद जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करके देगा। ये रेशियो तो आप मून के लिए भी बता सकते हैं, मून की डायमेंशन बहुत ज्यादा होती है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, सिंपल चीज है। तो मून जो लाइट देगा वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, मतलब सनलाइट रिफ्लेक्ट करके ही देगा, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सिर्फ रिफ्लेक्ट करके देगा, ओके। और एक चीज और भी है, E इज इक्वल टू लैम्डा जब होता है तो उसको मी स्कैटरिंग बताया जाता है, मी MEE, मी स्कैटरिंग करके लिखा जाएगा, ओके। तो सबके डिफरेंट मेथड, ये रिले स्कैटरिंग, ये जो है इसको जियोग्राफिकल भी बताया जाता है, मतलब E इज ग्रेटर देन लैम्डा, देन E इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब मी स्कैटरिंग करके लिखा होगा। ये जो पता है लैम्डा 4, ये मेरे ख्याल से MCQ 2020 में था। मी स्कैटरिंग की इंटेंसिटी क्या होती है, तो 1/λ/4 तो उन लोगों ने पूछा है, वो उसने कंप्लीट करके दिया है। तो सिर्फ इतने स्कैटरिंग के मतलब वो एब्जॉर्ब, मतलब लाइट एब्जॉर्ब करेगा और एमिट करेगा, इससे उन लोगों ने कितने क्वेश्चन बनाए हैं। तो पहले तो ये सब कैलकुलेशन वाली पोर्शन एक्सप्लेन करनी है कि पार्टिकल की डायमेंशन अपन वेवलेंथ इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन लैम्डा, सो पहले स्कैटरिंग होगी जिसकी इंटेंसिटी 1/λ/4 होगा। इज ग्रेटर देन लैम्डा, सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वाली या डिफ्यूज स्कैटरिंग वाली फिनोमिना बने जो मून के लिए बनता है। E इज इक्वल टू लैम्डा, ये भी वही करता है, वो रिफ्लेक्ट ही करेगा, इसमें ये दोनों में ज्यादा चेंज नहीं होता है, ये सिर्फ एब्जॉर्ब करके एमिट करता है, ये दोनों में सिर्फ रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्लियर। और इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिखे, बाद में क्या बताया, वही स्काई की कलर ब्लू क्यों है, सनराइज सनसेट के वक्त वो ऑरेंज रेडिश क्यों दिखता है, ओके। स्काई के बीच में कभी कभी वो व्हाइट कलर वाले स्काई क्यों दिखते हैं, वो सभी चीज उन लोगों ने डिफरेंट में एक्सप्लेन करके दी। लेकिन और भी क्वेश्चन है जो टेक्स्ट में नहीं दिया, कि जो आपको डेंजरस सिग्नल्स दिए जाता है वो रेडिस होता है, इसलिए रेडिस होता है कि उसकी वेवलेंथ सबसे हायर है, और हायर वेवलेंथ होगा इसका मतलब वो स्कैटर्ड नहीं होगा, स्कैटर्ड नहीं होगा तो लॉन्ग डिस्टेंस से भी आप चेक करो तो कलर आपको क्लियर दिखेगा, रेड कलर, ओके। साइन बोर्ड में ज्यादा इसलिए रेडिश कलर यूज किया जाता है, और जहां जहां सिग्नल्स रखने वहां भी वो लोग डेंजरस सिग्नल के लिए रेड कलर, क्योंकि स्कैटरिंग नहीं होती, दूर से क्लियर दिखते हैं, ओके, इसलिए उसको रखा जाएगा। एटमॉस्फेयर में तो ऑलवेज रेले स्कैटरिंग होगी, क्लियर। तो स्कैटरिंग के लिए उन लोगों ने जो बताया वो मैंने आपको लिख के दिया, और जरा उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो चीज थी, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। लेकिन माइक्रोस्कोप में भी सिंपल माइक्रोस्कोप भी होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होता है। ओके, अब सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, सिंपल एक छोटा सा लेंस, ओके, जिससे हम उसको मैग्नीफाई करके देखेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट उसको मैग्नीफाई करके देखेंगे। सिंपल चीज एक ऐसी भी है कि जो भी आपको ऑब्जेक्ट दी गई है वो आपके पास है, उसको मैग्नीफाई करके देखना मतलब माइक्रोस्कोप का यूज करना है। ओके, तो उसमें शॉर्ट वेवलेंथ, सॉरी शॉर्ट फोकल लेंथ वाली लेंस यूज, वेवलेंथ फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ वाली वो लेंस यूज की जाएगी। एक चीज और भी है कि सपोज आपको जो नियर पॉइंट डिस्टेंस पूछा था, मेरे ख्याल से 10th में था, नियर पॉइंट डिस्टेंस, मिनिमम ऐसा डिस्टेंस कि जिससे आप क्लियर पढ़ पाए। मिनिमम नियर पॉइंट डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और वो क्वेश्चन में पूछेंगे नियर पॉइंट डिस्टेंस कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो सिंपल से 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट हमको दिखती है ना वो सीधी दिखती है, सीधी, मतलब इन्वर्टेड इमेज नहीं होता, रियल इमेज होगा, रेक्ट होगा, रियल और रेक्ट इमेज दिखेगा। ओके, चलो लेंस से इस तरह की इमेज कैसे मिलेगी? लेंस से इस तरह की इमेज चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और पोल, ये फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रखेंगे। ओके, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहाँ, सेकंड फोकल पॉइंट हुआ, तो ये लाइन यहाँ से पास होनी चाहिए। ओके, और इसको आगे एक्सटेंड करो और एक लाइन यहाँ से पास कर लीजिए सेंटर से। सॉरी, ये गलत ड्रॉ किया, गलत क्यों? कि जो लाइन पास होगी ये 2 पॉइंट से करनी है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगी, से लिखा कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू करके लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ की जितना ही होगा, और इसको नियर पॉइंट डिस्टेंस डी करके लिखेंगे, तब जाके हमको सीधा लिखिए एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एच आई हाइट ऑफ इमेज, ऐसा लिखा जाएगा। क्लियर? तो यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे, ये दोनों ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ना, एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। क्या याद रखना है, सबसे पहले यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ की, मतलब ये इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगा और सेकंड फोकल पॉइंट से पास करना है, सेकंड फोकल पॉइंट मतलब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और सेंटर और इसकी टिप से एक लाइन ड्रॉ कर, दोनों जहां इंटरसेक्ट होंगे मतलब वो आपको ऑब्जेक्ट की इमेज देगा। ओके, अब यहाँ मैग्निफिकेशन लिख रहा है तो m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन फॉर लेंस, फॉर्मूला क्या होती है? मैग्निफिकेशन फॉर लेंस V by U। V by U। V by U, V upon U। ओके, अब 1 upon f इज इक्वल टू 1 upon V minus 1 upon U, ऐसा होता है। क्लियर? और सपोज मैंने 1 upon U करके लिखा, ये 1 upon U इज इक्वल टू 1 upon V minus 1 by F, इस तरह से रहेगा। अब दोनों साइड V से मल्टीप्लाई कर दो, V से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब V by U 1 minus V by F, V by U। ओके ओके, चलो इसको हम M लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू 1 माइनस V अपन F। V मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस होगा। अब देखो ये तो नेगेटिव होता ही, ये भी नेगेटिव होगा, तो इसके लिए m इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस डी अपन एफ ऐसा होगा। हमको इमेज मिलती है नियर पॉइंट डिस्टेंस के लिए, सो m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी अपन एफ, ऐसी कैलकुलेशन मिलेगी। क्लियर? तो ये हमने जो बताया सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए और इसके मैग्निफिकेशन के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्निफिकेशन। क्लियर? लोगों ने टेक्स्ट में लिख के दिया है, बाय द वे सिंपल माइक्रोस्कोप
से जो इमेज मिलेगा, सपोज वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक के लिए होगा तो सबसे पहले तो एक नियर पॉइंट लेगा, सिंपल, विदाउट लेंस, विदाउट लेंस। सपोज आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो ये नियर पॉइंट डिस्टेंस होगा, ये हाइट ऑब्जेक्ट की HO लिखेंगे, तो इसको क्या बताएंगे, θ0, इसको क्या लिखेंगे, θ0। अभी बताओ tan θ0 क्या लिखेंगे, tan θ0 इज इक्वल टू HO अपॉन D। सिंपल, नॉर्मल आई से जब ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे तो इस टाइप की कंडीशन होगी। लेकिन एक चीज और भी है कि सपोज यही ऑब्जेक्ट मैंने फोकल पॉइंट पे रख दी, फोकल पॉइंट पे, तो इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी नहीं मिलेगा, इमेज हमको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी नहीं मिलता। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सपोज ये फोकल पॉइंट, ओके, ये फोकल पॉइंट, वहां ऑब्जेक्ट रख दी गई, तो ये जितना डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस दे रहे हैं फोकल पॉइंट, ये रेज इस तरह से पास हो जाएगा, इसको आगे extend करो और यहां से चेक करो, देखो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये दोनों पैरेलल जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी आपको इमेज नहीं मिलने वाली, इमेज नहीं मिलेगी। अब ये थीटा आई करके लिखा इमेज के लिए, ये भी थीटा आई, ये भी क्या होगा, थीटा आई। और सपोज मैं यहाँ एम सॉरी टेन थीटा आई लिखूंगा तो साइड में लिखना चलेगा, टेन थीटा आई, थीटा आई मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब मेरे से HO, और ये डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ, सो HO अपन F हो जाएगा, ओके। तो ये एक सेपरेट चीज थी, ये सिंपल डायरेक्टली आई से ऑब्जर्वेशन की तो ऑब्जेक्ट इतनी है, ये नियर पॉइंट डिस्टेंस होगा, तो ये मैग्निफिकेशन हो सकता है, ये क्या होगा, मैग्निफिकेशन, मतलब टेन थीटा 0 करके लिखेंगे तो भी चलेगा। अब सपोज मैंने फोकल पॉइंट पे रख दिया, यहाँ मैंने फोकल पॉइंट पे अंदर रखा था, अब ये फोकल पॉइंट पे रखा, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाली, तो इसके लिए थीटा आई इक्वल टू HO अपॉन F हुआ, HO अपॉन F। अब उन लोगों ने मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला दी, थीटा आई अपॉन थीटा, क्योंकि इसको थीटा 0 लिख सकते हैं, इसको थीटा आई, क्यों, स्मॉलर एंगल होते हैं, साइन टेन थीटा सब इक्वल हो जाएंगे। और मैग्निफिकेशन के लिए, मैग्निफिकेशन के लिए ऑलवेज, मैग्निफिकेशन के लिए ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन, दिखता है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, हेलो, थोड़ा ब्लर दिख रहा है। स्टक हो गया ऐसा तो नहीं है, नहीं, वो बोर्ड थोड़ा ब्लर हो गया है, विजन क्लियर नहीं है उसका। ओके, जस्ट मिनट। अच्छा
ओके, मैग्निफिकेशन की नंबर ऑफ फॉर्मूला इस चैप्टर में है, और ऑलवेज क्या होता है कि इमेज अपन ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सिमिलरली एंगल मेड बाय इमेज अपन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, इस तरह से उन लोगों ने कंप्लीट करके दिया। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एच आई मतलब एच ओ बाय एफ, सॉरी थीटा इज इक्वल टू एच ओ अपॉन एफ, थीटा 0 मतलब एच ओ अपॉन डी, एंड दैट इज इक्वल टू डी बाय एफ, दैट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, डी अपॉन एफ। ओके, तो यहाँ मैग्निफिकेशन मिलता है डी बाय एफ, नियर पॉइंट डिस्टेंस के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो डी बाय एफ। ओके, और सपोज आप सिंपल माइक्रोस्कोप से लिखेंगे तो डी बाय एफ प्लस 1, डी बाय एफ प्लस 1, इतना चेंज होगा, इतना चेंज होगा। पहले ये पूरा जो उन लोगों ने लिख के दिया वो कंप्लीट करो, बाद में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी। टेक्स्ट चेक किया, टेक्स्ट में सभी फॉर्मूला उसने लिख के दिए, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ,
और डी बाई एफ वाली भी फॉर्मूला उसने कैलकुलेट करके दी है। लेकिन सभी डायग्राम तीनों एक साथ उसने कंप्लीट करके दे दिए थे। I focus on near point with lens, without lens, and for infinity. कंप्लीट हो जाए तो बताना। कंप्लीट। यस सर। ओके, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए उन लोगों ने बताया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब डिफरेंट दो लेंसेस होंगे और डिफरेंट दो लेंस यूज करने के बाद मैग्निफिकेशन में चेंज क्या होगा। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि फर्स्ट वाला लेंस जो ऑब्जेक्ट के नजदीक रहता है ये छोटा रहेगा, मतलब डायमीटर कम, फोकल लेंथ भी कम। ओके, और बाद में सपोज मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखी तो उसके बाद इमेज आएगी ना, थोड़ा और इधर रख देंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट रखिए। ओके, जो पास होगा वो फोकल पॉइंट, मतलब ये जो मैंने अभी रखा है एफ और 2F के बीच में, इसको फोकल पॉइंट बताएंगे। तो यहाँ से लाइन पास हो जाएगी। जो यहाँ से लाइन पास करेंगे वो जहाँ इंटरसेक्ट होगी वहां इसकी इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी, वहां इसकी इन्वर्टेड इमेज होगी। ओके, उसके बाद यहाँ वो लेंस रखा जाएगा जो लेंस आईपीस लेंस होता है। लाइन यहाँ तक जाएगी आईपीस लेंस। तो इसमें फर्क क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव है उसकी डायमीटर कम है, फोकल लेंथ कम है। जो आईपीस है उसकी डायमीटर ज्यादा, फोकल लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, अब उन लोगों ने क्या बताया कि ये दोनों रेस, दोनों मतलब यहां से ये दोनों को एक्सटेंड करेंगे तो जहां इंटरसेक्ट होंगे वहां आपको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। ये दोनों आगे एक्सटेंड करना है तो प्रिंसिपल एक्सटेंड, मतलब यहां से आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करेंगे तो यहां मिलेगा। एक चीज और है, जो फोकल पॉइंट मतलब ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ है, मतलब इस डिस्टेंस को हम एफ ओ
फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऐसा लिखेंगे। इस डिस्टेंस को लिखेंगे u, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, बाद में उन लोगों ने क्या किया, जहां इमेज मिलती है ये एफ ई, जहां इमेज मिलती है, ओके, क्योंकि पहली कंडीशन के फर्स्ट तो ये छोटी सी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इन्वर्टेड और रियल इमेज मिलनी चाहिए। कब मिलेगा, इन्वर्टेड और रियल, और सपोज मैग्नीफाई भी चाहिए तो बिटवीन एफ एंड 2f होना चाहिए। ये बिटवीन एफ एंड 2f, जब ये बिटवीन एफ एंड 2f होगा तो ये बियॉन्ड 2f हो जाएगा। चेक करो, देखो ये f, ओके, तो यहाँ भी f, तो ये क्या हो गया 2f, तो ये आपको बियॉन्ड 2f मिलेगा। यहाँ भी ये f, ये 2f, इसको f लिखा मैंने, इसको 2f लिखा। ओके, तो इसका मतलब जब आप ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f रखेंगे तो इमेज बियॉन्ड 2f मिलेगा। ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। वो इमेज सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, ये इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन ये इमेज इस तरह से फाइंड करना है, इस तरह से कि जहां इमेज मिलती है वो इमेज बिटवीन पॉइंट एंड फोकल पॉइंट, पोल या फोकल पॉइंट, पोलर फोकल पॉइंट के बीच में। जब पोलर फोकल पॉइंट के बीच में जब ये इमेज आती है तो इस इमेज की जो इमेज मिलेगी, इस इमेज की जो इमेज मतलब किससे मिलेगी, सेकंड लेंस से, वो आपको इन्वर्टेड ही मिलेगी। मतलब ये इन्वर्टेड है तो ये भी इन्वर्टेड, मतलब क्या हुआ, ये इरेक्ट हुआ और वर्चुअल भी हुआ। इरेक्ट हुआ सीधा, मतलब ये है तो ये भी सीधा ही होगा। सिर्फ ऐसा सोचो कि सेकंड से जब रिफ्रैक्शन होता है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए इमेज है, और ये जो इमेज है वो रियल इमेज नहीं, ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि इरेक्ट मिलता है। ओके, तो उन लोगों ने क्या बताया, मैग्नीफाइंग तो होगा लेकिन आपको जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स जो रखेंगे इससे ये उल्टा इमेज दिखाई देगा। इससे क्या मिलेगा, उल्टा, मतलब मैग्नीफाइंग बहुत ज्यादा होगी। सेकंड चीज जो मैग्नीफाइंग होती है वो जितने डिस्टेंस पे होगी, मतलब इसको मैंने ए बी लिखा तो ये ए डैश बी डैश हुआ, तो ये ए डबल डैश बी डबल डैश रहेगा। अब जो एंगल उन लोगों ने ड्रॉ करके दिया वो उन लोगों ने यहां बीटा ड्रॉ करके दिया और यहां भी बीटा ड्रॉ करके दिया। ओके, इसको उन लोगों ने एच डैश लिखा, इसके लिए एच, और ये एच डबल डैश करके बताया गया, एच डबल डैश करके लिखा है। दो डिफरेंट ट्राइंगल के लिए, इसकी मैग्निफिकेशन के लिए उन्होंने दो डिफरेंट ट्राइंगल यूज किया। सबसे पहले तो लिखा उसने सिंपल MO इज इक्वल एच डैश बाय एच, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। किसके लिए MO क्यों लिखा, फॉर ऑब्जेक्टिव, फॉर ऑब्जेक्टिव। ओके, अब उनके लिए उन्होंने सबसे पहले tan बीटा, इधर tan बीटा, इस ट्राइंगल के अंदर tan बीटा यूज करना है। ये जो मैं ब्लू कलर बना हुआ tan बीटा, tan बीटा ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब H, एडिशन मतलब FO, tan बीटा इज इक्वल टू H अपन क्या हो जाएगा FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव की तरह मिलेगा। क्लियर, पता चल गया। तो सबसे पहले इससे H कैलकुलेट करेंगे तो H इज इक्वल टू FO tan बीटा, FO tan बीटा। चलो सिमिलरली उन्होंने, अब देखो एक प्रॉब्लम है कि ये बीटा लिखा तो इधर भी बीटा हुआ। अब ये बीटा हुआ तो ये हाइट क्या होगी, tan बीटा इज इक्वल टू H डैश अपॉन, अब ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ट्यूब लेंथ बताया जाता है। जब हम माइक्रोस्कोप फोकस करते तो ऊपर नीचे करते हैं ना, तो फोकसिंग के वक्त जो चेंज होती है वो लेंथ को ट्यूब लेंथ बताया जाता है। ट्यूब लेंथ ये दोनों के बीच रहेगा। ओके, जिसको कैपिटल से लिखा है इसमें द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड ऑब्जेक्ट, सॉरी सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ट्यूब लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस। देखो इसके लिए दो पॉइंट होते हैं F और F, सिमिलर इसमें भी दो होंगे F और उधर F। ओके, ये तो इसके लिए मैंने लिखा था। ओके, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसका फर्स्ट फोकल पॉइंट, इसका सेकंड फोकल पॉइंट के बीच की जो लेंथ है उसको ट्यूब लेंथ बताया जाता है।
तो यहाँ क्या लिखेंगे एच डैश बाई एल। तो यहाँ भी मुझे एच डैश कैलकुलेट करनी है, एच डैश इज इक्वल टू टेन बीटा एल या एल टेन बीटा, एल टेन बीटा। चलो ये दोनों वैल्यूशन यहाँ रख दो। सो एम ई एच डैश बाई एच एंड एच डैश बाई एच मतलब एल अपॉन एफ ओ, ऐसी इक्वेशन आएगी नंबर 1, द मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव। ओके, जब आप सेकेंड वाली लेंस यूज करेंगे आईपीस, तो आईपीस से तो मिलने वाली जो इमेज है वो तो कौन से डिस्टेंस पे है, कौन से डिस्टेंस डी, तो आईपीस की मैग्निफिकेशन तो 1 प्लस डी बाई एफ, ये तो कॉमन है 1 प्लस डी बाई एफ, लेकिन एफ क्या होगा एफ ई, एफ क्या लिखेंगे एफ ई। लेकिन उससे बता कि सपोज ये पहले हमने डिसाइड वो चेक करके दिया था कि मैग्निफिकेशन दो चीज आती है, एक होती है डी बाई एफ जब आप नियर पॉइंट डिस्टेंस के लिए चेक करेंगे तब, लेकिन आप सिंपल माइक्रोस्कोप लेंगे तो 1 प्लस डी बाई एफ। लेकिन सपोज मान लो कि आप इसमें डी बाई एफ यूज करें, अप्रोक्सीमेट में सपोज मैं डी बाई एफ यूज कर रहा हूँ, तो एम ई हो, ये एम हो दोनों लेंस कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में हमने लिखा था, सपोज याद हो तो दो लेंस की कॉम्बिनेशन होती है तो फोकल लेंथ 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन एफ 1 प्लस 1 अपॉन एफ 2 इस तरह से था, पावर p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 इस तरह से था, और मैग्निफिकेशन में m1 इंटू m2 इंटू m3 इस तरह से था। तो यहाँ क्या लिखेंगे ऑब्जेक्टिव और आईपीस, ऑब्जेक्टिव के लिए L अपॉन एफ ओ, आईपीस के लिए D अपॉन एफ ई। तो ये मैग्निफिकेशन जो है वो माइक्रोस्कोप के लिए होता है, और ये पूरा क्वेश्चन जो है माइक्रोस्कोप वाला वो पहले 4 मार्क्स में था, अब तो सिर्फ हमको पढ़ना है और फॉर्मूला याद रखने, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर, चलो फटाफट इसको कंप्लीट करो।
माइक्रोस्कोप वाला ये वो क्वेश्चन 4 मार्क्स में पॉसिबल थी, लेकिन अभी नहीं है, मतलब वो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज और कि अब सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोप बाकी है। ओके, कल तो लेक्चर नहीं होगा ना, कल तो ओके चलो मंडे सबसे पहले टेलीस्कोप एक्सटेंड करेंगे और बाद में न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। बराबर। आज एक स्कैटरिंग वाली टॉपिक कंप्लीट हुई और एक हुआ माइक्रोस्कोप, 2 चीज कंप्लीट हुई है। टेलीस्कोप मंडे ले लेंगे और बाद में न्यूमेरिकल कंटिन्यू कर लेंगे। आज इतना ही रखेंगे।